12 अप्रैल 1861 को साउथ कैरोलिना के सैनिकों ने फोर्ट सुम्टर में अमेरिकी यूनियन फोर्सेस पे गोलीबारी की, जिससे अमेरिकी गृह युद्ध की शुरुआत हुई। 4 साल और 2 मिलियन लोगों के हताहतों के बाद नॉर्थ ने एक टूटे हुए और तबाह साउथ को जीत लिया। अमेरिका में स्वतंत्रता के बाद से कई विवादों और टकरावों ने राज्यों के बीच अमेरिकी फेडरल यूनियन को खतरे में डाल दिया था। हालांकि एकमात्र मुद्दा जिसे डेमोक्रेटिक सिस्टम दूर करने में विफल रही वह था स्लेवरी। अंततः यह स्लेवरी की सिस्टम को बनाए रखने की भय से प्रेरित आवश्यकता थी जिसने अमेरिकी गृह युद्ध को जन्म दिया। फेमस गृह युद्ध इतिहासकार जेम्स एम मैकफर्सन ने दास प्रथा को गृह युद्ध का मूल और सबसे गहरा कारण बताया है। एक ऐसा मूव जिससे हम पूरी तरह और स्पष्ट रूप से सहमत हैं। गृह युद्ध का तत्कालिक कारण दक्षिणी सेपरेशन था, लेकिन उस सेपरेशन का कारण स्लेवरी सिस्टम थी। अमेरिकी फेडरल यूनियन ने भी विद्रोह के लिए स्लेवरी सिस्टम को अपना कारण बताया। व्यक्तिगत पत्रों, चर्च के उपदेशों, समाचार पत्रों के लेखों और यहाँ तक कि अपने फाउंडिंग डॉक्यूमेंट्स में भी यूनियन ने बार बार कहा कि दास प्रथा को बनाए रखना ही सेपरेशन का कारण था। उदाहरण के लिए मिसिसिपी के अलगाव के कारणों की घोषणा पत्र की दूसरी पंक्ति में कहा गया है कि हमारी स्थिति पूरी तरह से दास प्रथा की लॉ एंड सिस्टम से जुड़ी हुई है, जो दुनिया का सबसे बड़ा भौतिक हित है। हमें अपमान सहना होगा और 4 अरब डॉलर की संपत्ति का नुकसान भी उठाना होगा, या हमें अपने पूर्वजों द्वारा बनाए गए अमेरिकी फेडरल यूनियन से अलग होना होगा। मूल रूप से अलग होने वाले राज्यों ने अपनी घोषणा पत्र की घोषणाएं की और इस तरह अमेरिका 2 हिस्सों में बंट गया, नॉर्थ जो यूनियन था और साउथ जो कॉन्फेडरेट था। नॉर्थ में 19 स्टेट शामिल थे एंड साउथ में 11 स्टेट्स। साउदर्न संविधान भी दास प्रथा का सपोर्ट करता था और किसी भी नए क्षेत्र में स्लेवरी को अनुमति देता था। बाकी लगभग सभी बातें अमेरिकन यूनियन संविधान से कॉपी की गई थी। साउथ के वाइस प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर एच स्टीफन्स ने अपने फेमस कॉर्नर स्टोन भाषण में कहा, Our new government foundations are laid. Its cornerstone rests upon the great truth that the Negro is not equal to the white man, that slavery, subordination to the superior race, is his natural and normal condition. This our new government is the first in the history of the world based upon this great physical, philosophical and moral truth. अर्थात उन्होंने स्पष्ट तरीके से बोला, निग्रो एंड श्वेत लोग कभी बराबर नहीं हो सकते। हमारी नई सरकार स्लेवरी सिस्टम को सपोर्ट करती है और हमारी नई सरकार दुनिया के इतिहास में पहली सरकार है जो इस महान भौतिक, दार्शनिक और नैतिक सत्य पर आधारित है। साउथ के प्रेसिडेंट जेफरसन डेविस भी स्टीफन्स जैसी ही भावनाएं रखते थे। सीनेट को दिए गए अपने विदाई भाषण में उन्होंने बार बार इस विचार का सपोर्ट किया है कि यह फिरकीहीन है और उन्हें गुलाम होने का हक है। कुल मिलाकर यह देखा जा सकता है कि कभी कोई अस्पष्टता या मतभेद नहीं थी कॉन्फेडरेट राज्यों में अपने अलगाव को विचारों को लेकर। दक्षिण राज्यों ने अफ्रीकियों की स्लेवरी को जारी रखने के लिए खुले तौर पर अलगाव किया, लेकिन क्या कारण था अलगाव और विद्रोह का और कौन से सबसे महत्वपूर्ण थे, यह अभी भी काफी बहस का विषय है। लेकिन उनमें से 3 प्रमुख हैं। सबसे पहला था स्लेवरी सिस्टम। यह बेतुका लग सकता है, लेकिन जैसा कि थॉमस जेफरसन ने 1820 में स्पष्ट रूप से कहा था, गुलाम रखना एक भेड़िए को कान से पकड़ने जैसा है। हम न तो उसे पकड़ सकते हैं और न ही उसे सुरक्षित रूप से जाने दे सकते हैं। गुलाम मालिक गुलाम विद्रोह के हमेशा डर में रहते थे और कई सबसे अमीर गुलाम मालिक शिक्षित थे और स्पार्टा और रोमन सवाई युद्धों से परिचित थे। उस युद्ध की क्रूरता और निर्दयता अपने आप में काफी बुरी थी, जिसमें गुलामों द्वारा रोमन दास मालिकों को मार डाला गया था। लेकिन साउथ के दास मालिकों के लिए इससे भी बदतर याद था अमेरिकी गृह युद्ध से कुछ दशक पहले हुई हैती की क्रांति, जो आज भी उनकी यादों में ताजा था। उस संघर्ष की क्रूरता और निर्दयता तो पहले से ही बहुत बुरी थी, लेकिन साउथर्न गुलाम मालिकों के लिए इससे भी बदतर 1804 में द्वीप पर जीवित बचे फ्रांसीसी नागरिकों का नरसंहार था। साउथ के वे लोग भी जो व्यक्तिगत रूप से दास नहीं रखते थे, दासों पर नियंत्रण खो देने पर जो हाल फ्रांसीसी का हुआ था उससे डरते थे। जनसंख्या ने इस डर को और मजबूत बना दिया। 1860 की जनगणना के अनुसार अमेरिकन फेडरल स्टेट्स की जनसंख्या लगभग 31 मिलियन थी, जिसमें से लगभग 4 मिलियन दास थे। कॉन्फेडरेट बनाने वाले राज्यों में कुल जनसंख्या लगभग 5.5 मिलियन थी, जिसमें लगभग 3.5 मिलियन दास थे। साउथ कैरोलिना
और मिसिसिपी में स्वतंत्र नागरिकों की तुलना में अधिक गुलाम थे, जो उन राज्यों के अलग होने वाले पहले 2 राज्य थे। विद्रोह की स्थिति में राज्य सरकारों को डर था कि उनके पास विद्रोह को दबाने के लिए फोर्सेस की कमी होगी। गुलाम मालिकों के मन में गुलामों को गुलामी से मुक्त करने का मतलब केवल आपदा ही हो सकता था, भले ही वो गुलामों की आबादी बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते थे। पहले से ही कई छोटे मोटे गुलाम विद्रोह हो चुके थे, जिसे साउथ के लोगों की ओर से किसी भी योग्यता की तुलना में भाग्य और विद्रोहियों की गलतियों ने विद्रोहियों को पराजित किया था। साउथ के लोगों ने अपने द्वारा बनाई गई एक आने वाली आपदा को पहले ही भांप लिया था, जिसे फेडरल अमेरिकन यूनियन और प्रोत्साहित कर सकता था। हालांकि उन्हें गुलामों की इतनी ज़रूरत थी कि ये अथासंभव लंबे समय तक गुलामी सिस्टम के साथ रहने के अलावा और कोई विकल्प नहीं चुन सकते थे। दूसरा डर राजनीतिक शक्ति का नुकसान था। गुलामों को मुक्त करने का मतलब होगा अश्वेत व्यक्ति को वोट देने का अधिकार देना, और भले ही चीजें हिंसक न हो, लेकिन पूर्व गुलामों की विशाल संख्या मत पेटी में एक खतरा होगी। साउथ के लोगों का डर था कि नए मताधिकार वाले अश्वेत मतदाता गोरों से राजनीतिक शक्ति छीन लेंगे और संभवतः इसका इस्तेमाल उन पर अत्याचार करने के लिए करेंगे, जैसा कि उन पर अत्याचार किया गया था। एक और तत्कालिक डर था कि उनके राज्य पावर खो रहे थे। दक्षिण का पावर तेजी से नॉर्थ और वेस्ट की ओर डाइवर्ट हो रहा था, और उन्हें डर था कि जल्द ही अदर स्टेट्स उनकी जरूरतों की परवाह करना बंद कर देंगे और अपना एजेंडा आगे बढ़ाएंगे। गुलाम रखने वाले राज्यों में कृषि अर्थव्यवस्थाएं थी जो लाभदायक होने के लिए अनुकूल व्यापार संतुलन और कम इंडस्ट्रियलाइजेशन पर निर्भर थी। हालांकि नॉर्थ और वेस्ट दोनों ही तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे थे और बुनियादी ढांचे और सुरक्षात्मक शुल्कों पर सरकार के खर्च में वृद्धि की तलाश कर रहे थे। यह देखते हुए कि अधिकांश अप्रवासी नॉर्थ और वेस्ट की ओर जा रहे थे, यह केवल समय की बात थी कि गैर साउदर्न शक्ति राष्ट्रीय राजनीति पर हावी हो जाए। 1860 में ही यह स्पष्ट हो गया था कि तथाकथित गुलाम शक्ति मर रही थी। पहले 15 राष्ट्रपतियों में से 9 साउथ के थे और उत्तर के लोगों ने अपना चुनाव जीतने के लिए साउथ के वोटों पर भरोसा किया था। हालांकि जब अब्राहम लिंकन ने साउथ के अधिकांश हिस्सों में मतपत्र पर न होने के बावजूद आसानी से जीत गए, तो यह स्पष्ट हो गया कि गुलाम राज अब अल्पमत में थी, जो कि कभी भी बदलने की संभावना नहीं थी, क्योंकि टेक्सास के पश्चिम या उत्तर में कुछ ही क्षेत्र कपास उत्पादन के लायक थे और इसलिए गुलामी के लिए भी उपयुक्त थे। यह आर्थिक अड़चन एक प्रमुख साउथ की समस्या थी। एंटेबेलम साउथ पूरी तरह से गुलामी पर निर्भर था जब से वो पहली बार बसे थे। साउथर्न स्टेट्स की अर्थव्यवस्थाएं कृषि के इर्द गिर्द बनी हुई थी, जिसमें बड़े बागान आर्थिक आधार थे। दक्षिणी नकदी फसलों की गिरती कीमतें और इसकी मिट्टी की तबाही के कारण 18वीं शताब्दी में यह सिस्टम ढहने के करीब थी। बट एली विटन की कॉटन जीन मशीन इन्वेंशन ने, जो रुई को बीज से अलग करता था, ने सब कुछ बदल दिया। कपास दक्षिण का मूल फसल था और खराब मिट्टी में भी अच्छी तरह से उग सकता था, लेकिन बीजों को हाथ से निकालना बेहद मुश्किल होने के कारण खेती बहुत कम थी, जिससे प्रति कर्मचारी प्रतिदिन 1 पाउंड कपास का उत्पादन सीमित हो गया था। कॉटन जीन मशीन, जो कई सौ वर्षों से भारत और चीन में मौजूद थी लेकिन कभी पश्चिम में नहीं पहुंची, आसानी से बीजों को रेशों से अलग कर देती थी और प्रतिदिन 50 पाउंड कपास को प्रोसेस कर सकती थी। इस दौरान ब्रिटेन अपने कपड़ा उद्योग के इर्द गिर्द बनी शुरुआती इंडस्ट्रियलाइजेशन क्रांति की शुरुआत में था। उसी समय जब साउथ ने कपास की खेती को बढ़ाना शुरू किया कॉटन जीन मशीन की मदद से, तब ब्रिटेन में कपास के लिए डिमांड विकसित हुई। इसने कपास को एक कष्टप्रद खरपतवार से सफेद सोने में बदल दिया। साउथ ने ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं के बदले में अपने बंदरगाहों पर ब्रिटिश जहाजों को उच्च डॉलर में कपास का व्यापार किया। यह व्यापार दोनों पक्षों के लिए अभूतपूर्व रूप से लाभदायक था और 1860 तक अमेरिका के निर्यात का 57% साउथ की कपास थी, जिसकी कीमत $191 मिलियन थी। इसने कपास के बागान मालिकों को दशकों तक अमेरिका में सबसे अमीर आदमी बना दिया और किंग कॉटन ने साउथ की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया और उत्पादन में उछाल आया। लेकिन यह सिस्टम गुलामी के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकती थी। साउथ की कपास का सबसे लाभदायक प्रकार वर्ष में 7 बार तक काटा जा सकता था।
कपास को हाथ से तोड़ा जाना था, जो साउथ की गर्मी में बहुत ही ज्यादा मुश्किल थी। लाभ को अधिकतम करने वाले गुलामों की संख्या प्रति 10 एकड़ में एक थी, जो प्रतिदिन 200 पाउंड कपास तोड़ता था। कपास किसी भी गर्म आर्द्र जलवायु में आसानी से उग सकता था, लेकिन उस समय प्रति एकड़ उपज बढ़ाना संभव नहीं था। ज्यादा कपास उगाने के लिए ज्यादा जमीन की जरूरत थी और ज्यादा जमीन पर काम करने के लिए ज्यादा गुलामों की जरूरत थी। वहीं नॉर्थ क्षेत्र में अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज का वादा और तेजी से विस्तार कर रहे उत्तरी कारखानों में हमेशा गुलामों को काम पर रखने के कारण दक्षिणी बगान मालिक लेबर मार्केट में कंपटीशन नहीं कर सकते थे और अपना लाभ बरकरार नहीं रख सकते थे। इसलिए सबसे कम लागत वाला विकल्प गुलामी थी, जो लंबे समय में बहुत कम लागत के बदले में एक अच्छा निवेश था। इसके परिणाम स्वरूप बगान मालिकों ने अधिक से अधिक संख्या में दासों और कपास की खेती की भूमि खरीदने में पैसा लगाना शुरू किया। 1860 के एक अनुमान से पता चलता है कि अमेरिकी दासों की कुल मूल्य कम से कम $2 बिलियन थी, जबकि उस समय कुल सरकारी राजस्व लगभग $4 बिलियन था। लगभग सारा साउथ का धन गुलामी में इन्वेस्टेड था। मतलब साउथ राज्य पूरी तरह से एक खतरनाक आर्थिक प्रणाली पर निर्भर थी, जो थी गुलाम एंड गुलामी प्रणाली। गुलाम रखने वाले साउथ ने निश्चित रूप से गुलामों को कंट्रोल में रखने के लिए अत्यधिक हिंसा का इस्तेमाल किया था। लगभग 25% दक्षिण परिवारों के पास गुलाम थे, लेकिन केवल 8% के पास 10 से अधिक थे और केवल 0.1% बगान मालिकों के पास 100 से अधिक गुलाम थे। हालांकि यहाँ तक कि जिन साउथ के लोगों के पास कोई गुलाम नहीं था, उन्होंने भी गुलामी और पूरे साउथ की आर्थिक व्यवस्था का भरपूर समर्थन किया। जबकि दक्षिण के लोग जो इस सिस्टम को सपोर्ट कर रहे थे, उसका रीजन एक कॉम्प्लिकेटेड और विवादास्पद था, लेकिन उसमें एक महत्वपूर्ण कारण उम्मीद और महत्वाकांक्षा थी। थियोरेटिकली एक गरीब किसान को कपास उगाने के लिए केवल 1 वर्ष के रिसोर्सेज की आवश्यकता होता था। 1 वर्ष की कपास की फसल से होने वाला लाभ दासों को काम पर रखने के लिए और खरीदने के लिए पर्याप्त होता था। एक बार जब दास भूमि पर काम करने लगे तो पैसा काफी तेजी से कमाया जा सकता था। यह वास्तव में प्रैक्टिकली कितनी बार हुआ, यह बहस का मुद्दा है, लेकिन यह कम से कम थियोरेटिकल रूप से संभव था। इस प्रकार एक बड़ा बगान मालिक होने का उम्मीद और महत्वाकांक्षा साउथ के लोगों को एक साथ रखने के लिए पर्याप्त था। कुछ इतिहासकार के विचारों में मतभेद है कि यदि गुलामी वह मुद्दा था जिसके कारण युद्ध हुआ, तो अन्य देशों में ऐसा क्यों नहीं हुआ। सभी नई दुनिया के साम्राज्य उस समय गुलामी पर बने थे और उन्होंने अपने गुलामों को शांतिपूर्वक मुक्त किया, इसलिए अमेरिका के खुद से लड़ने का मुख्य कारण नहीं हो सकता था। ऐसा इतिहासकारों का विचार था। हालांकि यह उन साम्राज्यों के अनूठे पहलुओं को अनदेखा करते हैं। ब्रिटेन ने 1833 में गुलामी उन्मूलन अधिनियम पारित किया, जिसने अगले 10 वर्षों में भारत के बाहर गुलामों को ग्रेजुअली फ्रीडम का प्रावधान किया। इसके साथ ही गुलाम मालिकों को 20 मिलियन पाउंड का मुआवजा दिया गया, जो सरकार के बजट का लगभग 40% था। इस मुआवजे ने अधिकांश असहमति को दबा दिया, जो पहले से ही लिमिटेड थे, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य में गुलाम मालिकों के पास अमेरिकी गुलाम मालिकों की तुलना में कम राजनीतिक प्रभाव था। इसके अलावा ब्रिटिश संसद के सदस्यों को ब्रिटेन के मतदाताओं द्वारा चुना जाता था, जहां गुलामी कभी कोई कानून नहीं थी, और अमेरिका में यह एक कानून था। और कुछ राजनेताओं के पास कमर्शियल इंटरेस्ट से परे गुलाम मालिकों के साथ गठबंधन करने का कारण था। इस प्रकार गुलामी को बिना किसी महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रतिक्रिया के समाप्त किया जा सकता था, और किया गया। लेकिन यूएसए में ऐसा कुछ हुआ नहीं, और इस सिस्टम को बनाए रखने की उनकी हताशा ने युद्ध को जन्म दिया, जो उनके पतन का कारण बना। और यह स्पष्ट है कि गुलामी ही वह बारूद का ढेर था जिसने अमेरिकी गृह युद्ध को जन्म दिया था।